जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए समर्पित है जो यूपी में नौकरी करने के सपने देखते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे ही कंटेंट को आपके सामने रख रहे हैं जो पूरा का पूरा यूपी आपका कवर करने वाला है, वो भी मैप की सहायता से। और उस चित्रात्मक तरीके से हम यहाँ पे आपको इस तरीके से 10 से 15 मिनट में चीज़ों को भर देंगे आपके दिमाग में कि ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। यकीन मानिए, अब तक आपने जितना भी कहीं से पढ़ा होगा, लेकिन यह वीडियो आपका सबसे हटकर होने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कितने अच्छे से स्लाइड रख रखा है, ताकि एक बार आप इसको देखिए और उसके बाद एक एक्चुअल तरीके से आपके दिमाग में सदा के लिए कंठस्थ हो जाए और जाकर एग्जाम में इस क्वेश्चन के द्वारा धुआं कर दीजिए। तो ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो हम पहले बात करते हैं यहाँ पे यूपी के बारे में, समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास यूपी का नक्शा है। ये हमारे पास फ्रेंड्स क्या है, यूपी का नक्शा है। पहले तो हम समझेंगे यहाँ पे डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो हम यदि स्ट्रेट खड़े हो जाएं तो जो हमारा राइट हैंड होगा वह हमारा होगा ईस्ट, और जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा वह क्या होगा बच्चों, वह क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा। जो ऊपर वाला हेड होगा वह आपका क्या होगा, नॉर्थ होगा। जो फुट यानी पैर होगा वह क्या होगा, साउथ होगा। तो पहले तो बात यही आपसे बोलेगा कि बताइए कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो इस मैप की सहायता से जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यह इसको कट कर रहा है और ये आपका क्या है, बलिया। तो इस तरीके से जो यूपी का सबसे पूर्वी जिला होता है वह कौन सा है, बलिया जिला है। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, शामली है। और ये वेस्ट यानी पश्चिम में, तो पश्चिम जिला सबसे, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला क्या हो गया, पश्चिम हो गया। सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया, बलिया हो गया। और देख रहे हैं जो ये आपका येलो कलर का आपका है, यह आपका क्या है, सहारनपुर है। तो ये दक्षिणी आपका सिरा हो गया। और यहाँ पे आप देखें जो सबसे निचले पोजीशन पे है ये आपका सोनभद्र है। तो इस तरीके से आपने चारों जिलों को डिस्कस कर लिया। यानी यूपी का सबसे पूर्वी जिला क्या होगा, बलिया होगा। पश्चिमी जिला क्या होगा, शामली होगा। उत्तरी जिला क्या होगा, सहारनपुर होगा। और दक्षिणी जिला क्या होगा, सोनभद्र होगा। तो इस तरीके से आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से समझ लिए। यदि वही हम विस्तार की बात करते हैं, यदि हम विस्तार की बात करते हैं तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, देखिए पूर्व आपका यहाँ पे है और पूर्व से यहाँ पश्चिम तक की जो लंबाई है वह 650 किलोमीटर है। कितना है मेरे प्यारे भाइयों, 650 किलोमीटर है। अगर वही हम बात करते हैं, उत्तर से दक्षिण, देखिए यहाँ पे उत्तर से दक्षिण मतलब आपका क्या है, सहारनपुर से लेकर, यानी सहारनपुर से लेकर आपका सोनभद्र तक की जो दूरी है वह कितना है, 240 किलोमीटर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लिए। अगर हम अंशांशी विस्तार की बात करें तो जो अंशांशी विस्तार है वह आपका कितना है, वह आपका है मेरे प्यारे भाइयों 31 अंश 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी 31 अंश 28 मिनट से लेकर कितना है, 23 अंश 52 मिनट तक है। और यदि हम वही बात करते हैं दक्षिणी अक्षांश का या पूर्वी देशांतर की बात यदि हम बात करते हैं तो यह आपका क्या है, 84 अंश से लेकर 38 मिनट तथा 77 अंश से लेकर 51 मिनट तक के बीच में होता है। आइए हम चलते हैं कुछ प्रमुख स्मारक की बात करते हैं। देखिए यूपी में कौन कौन से प्रमुख स्मारक हैं, बहुत बार ये एग्जाम में ट्रेंड करता है, तो इसको आप लोग एक बार केवल अच्छे तरीके से समझ लो या यकीन मानो कि इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाउंस नहीं होगा। आइए चलते हैं यहाँ पर देखते हैं यूपी के स्मारक के बारे में। अगर हम पहले बात करते हैं तो ये आपका आता है ताजमहल। देखिए यह ताजमहल जो हमारे यूपी का शान कहा जाता है, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में आपका ये 7वां अजूबों के रूप में यह इसे वरीयता दिया गया है। तो पहले हम बात करते हैं ताजमहल। अब यहाँ पे बात किया जाएगा ताजमहल स्थित कहाँ है, तो जो ताजमहल है यह आगरा शहर में स्थित है। ये आगरा कहाँ पे है, तो यह आगरा उत्तर प्रदेश में है। इसे किसने बनवाया, तो इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने किसके याद में बनवाया, तो वह बेगम मुमताज की याद में बनवाया। और अगर आपसे पूछता है कि जो संगमरमर है वह किससे बना है, तो जो आपका ये
सॉरी, जो आपका ये ताजमहल है यह सफ़ेद संगमरमर से बना है और इस पे जो नाजुक नक्काशी की गई है, सुलेख की गई है, कीमती पत्थरों का यूज किया गया है, ये बहुत ही जटिल यानी बहुत ही बारीकी तरीके से किया गया है। या यूँ कह सकते हैं कि इसकी जो सुंदरता है वह देखने लायक होती है, जो उसकी कलाकृति होती है वह अपने आप में ही अजूबा है। और इसके चारों तरफ आपको पानी की विशेषताएं मिलेंगी और आपको घूमने के लिए मिलेगा स्थान। और ये आपका कहाँ पे शामिल है, ये मोस्ट इसको नोट किया जाए, इसको भाइयों नोट किया जाए। ये आपका बहुत बार पूछता है कि यह कहाँ पे आपका शामिल है, तो इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में भी इसे शामिल किया गया है। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट का। तो दूसरा पॉइंट आपका है फतेहपुर सिकरी। देखिए फतेहपुर सिकरी यह भी आपका आगरा में ही, यूपी के आगरा के पास में ही है। यानी जो फतेहपुर सिकरी है वो फतेहपुर सिकरी आपका उत्तर प्रदेश के आगरा के पास ही स्थित है। और यह पूरा का पूरा जो प्राचीन है ये किले बंद है, मतलब इसके चारों तरफ से किला बंद कर दिया गया है। और ये 16वीं शताब्दी में कौन बनवाए थे, मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। और इस पर जो वहाँ के शासक थे वह 1 दशक से भी अधिक समय तक इसको यूज किए थे, इसके द्वारा यह कार्यभार संभाले थे। यदि वही बात किया जाए कि इस शहर में और भी कितने दरवाजे हैं, कितने अनोखे मंजिलें हैं, इमारतें हैं, तो वहाँ पे और भी मंदिरें हैं। जैसे आपका जामा मस्जिद हो गया, बुलंद दरवाज़ा हो गया, शानदार महल हो गया, आंगन और मस्जिद हो गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है फतेहपुर सिकरी में। और इसे भी विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। यदि हम आगरा की किला की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करें तो आगरा का किला। देखिए आगरा का किला जिसे आगरा फोर्ट भी कहा जाता है, आगरा फोर्ट जो इंग्लिश नाम है तो इसे आगरा फोर्ट के भी नाम से कहा जाता है। और यह आगरा में ही स्थित है और यह बहुत बड़ा किला है। और इसको कौन बनवाए थे, तो यह 16वीं शताब्दी में इसे भी बादशाह अकबर ने ही बनवाया था। और उसके बाद पोते शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, मतलब इसको फिर से नवीनीकरण करवाए। और उसके बाद यहाँ पे प्रतिष्ठित यानी यहाँ पे प्रतिष्ठित दीवान एक खास और शीश महल सहित और भी बहुत सारे सुंदर सुंदर बगीचे भी यहाँ पर हैं और बहुत सारे शानदार दृश्य भी मिलते हैं। और इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। यदि हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका है इलाहाबाद किला। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद किला क्या है, इससे पहले यदि आपको सिलेक्शन लेना है, यदि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो एक बार ईमानदारी से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद हो और हम आपके लिए एकदम अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको लिए लाते रहें। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो एक बार कमेंट करके लिख दीजिए, यकीन मानिए उसका हम मैराथन क्लास लेकर आएंगे, रामबाण क्लास लेकर आएंगे, जिससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए चलते हैं इलाहाबाद किला की तरफ। तो देखिए इलाहाबाद किला यमुना नदी के तट पे स्थित है। अगर आपसे पूछे इलाहाबाद का किला कहाँ पे स्थित है, तो यह इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद जो उसका अब नाम बन गया है प्रयागराज। और ये किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। और इसको किसने बनवाया था, इसे भी सम्राट अकबर के शासनकाल में मुगलों के द्वारा यह बनवाया गया था। और यह जो किला है बहुत ही सुंदर है और इसके चारों तरफ उद्यान है और इसमें बहुत सारे वृक्ष रोपे गए हैं। जो कितना साल पुराना है मेरे भाइयों, तो यह 5000 वर्ष से भी पुराना माना जाता है। और यहाँ पे पर्यटक लोग भारी मात्रा में आते हैं और यहाँ पे पर्यटक के रूप में यह बहुत ही प्रचलित है। तो इसको आगरा जो इलाहाबाद का किला, इससे यही आपका पूछे कौन बनवाए थे, अकबर ने बनवाया था। कहाँ पे स्थित है, प्रयागराज में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसी के बगल में आपका संगम है। संगम का मतलब जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट धरोहर की बात करते हैं। देखिए जामा मस्जिद, यदि हम बात करते हैं जामा मस्जिद, तो देखिए जामा मस्जिद कहाँ है, तो जो जामा मस्जिद है यह आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के एक खूबसूरत मस्जिद है। और इसे 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाया था। इसे किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, यानी यह क्या है, सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। और इस मस्जिद का आश्चर्यजनक इस्लामी वास्तुकला है। यदि आपसे बोला जाता है कि जामा मस्जिद आपका किसके लिए आश्चर्यचकित है, तो इस्लामी वास्तुकला के लिए यह आपका
प्रचलित है और यह बहुत ही पर्यटकों के लिए लोकप्रिय भी माना जाता है। यदि हम बात करते हैं सारनाथ स्तूप, जो सारनाथ है इसका मुख्य धरोहर आपका यूपी यानी यूपी के बनारस का मुख्य धरोहर सारनाथ के रूप में माना जाता है और यहाँ पर स्तूप है। और इस स्तूप में आपके जो बौद्ध थे, जो गौतम बुद्ध थे, यहाँ पे आकर क्या किए थे, अपने धर्म का प्रचार किए थे और यहाँ पे अपने 7 उपदेशों को पहली बार यहाँ पर आकर दिए थे। और इस तरीके से इसके चारों तरफ बहुत तरीकों के आपके तीर्थ स्थल भी मिलेंगे और बगीचे मिलेंगे जो पर्यटक के रूप में बहुत ही प्रचलित है। यदि हम बड़ा इमामबाड़ा की बात करते हैं, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा, तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है। तो जो बड़ा इमामबाड़ा है जिसे अस्फी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, तो पहला आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि जो बड़ा इमामबाड़ा है इसे और किस नाम से जानते हैं। तो इसे और हम जानते हैं किस नाम से मेरे भाइयों, तो इसे हम और जानते हैं, इसे हम और अस्फी मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और यह कब बनाया गया था, 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। किसने बनाया था, अवध के नवाब द्वारा बनाया गया था। और आश्चर्यजनक इस्लामी वास्तुकला और जटिल सजावट की वजह से यह फेमस है। और यहाँ पर एक भूल भुलैया यानी एक भूल भुलैया प्रसिद्ध स्मारक भी है और इसमें जो भी व्यक्ति जाते हैं वह भटक जाते हैं रास्ता, क्योंकि बहुत सारे मंजिले इसमें एक ही जैसे बने होते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, भूल भुलैया कहा गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि वही हम बात करते हैं छोटा इमामबाड़ा, तो जो छोटा इमामबाड़ा है यह भी लखनऊ में ही स्थित है और ये एक मस्जिद है और इसके बीच में एक बहुत बड़ा मकबरा है। और यह 19वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाया गया था, अवध के नवाब द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर वास्तुकला के द्वारा इसको सजाया गया है और यह परिसर एक सुंदर रोशनी का भी फव्वारा का काम करता है। आइए चलते हैं अब उत्तर प्रदेश के मेले की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मेले की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अनेक प्रकार के प्रसिद्ध मेले देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला माघ मेला है, याद करिए मेला में से भी एक क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है, तो इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एक एक पॉइंट को सीखना है, एक एक चीज़ों को सीखना है। याद रखिए सफलता वही पाएंगे जो दिन रात मेहनत करेंगे, जो दिन रात मेहनत करेंगे, जो झूठी मेहनत नहीं करेंगे, जो वास्तव अपने लिए मेहनत करेंगे, सफलता उन्हीं को मिलेगी। तो आइए चलते हैं हम माघ मेला की तरफ। तो देखिए पहले हम बात करेंगे माघ मेला। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए माघ मेला, तो माघ मेला होता क्या है, यह माघ महीना किसको कहते हैं, जो जनवरी और फरवरी का महीना होता है इसे माघ महीना कहते हैं। और इस दौरान जो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम के पास यह आयोजित किया जाता है। यानी जो माघ मेला होता है यह संगम प्रयागराज, जो गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है। और इस संगम पे आपका माघ मेला लगता है। याद रखिएगा कुंभ का भी मेला, अर्ध कुंभ का भी मेला यहाँ पे लगता है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कुंभ का मेला कितने वर्षों बाद लगता है, तो 12 वर्ष बाद लगता है। यदि आपसे पूछे कि अर्ध कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है, तो 6 वर्ष बाद लगता है। तो यहाँ पे आप इसको फटाफट जवाब देंगे। अगर हम वही बात करते हैं रथ मेला, देखिए रथ मेला बहुत ही पॉपुलर मेला है और इसमें से क्वेश्चन हर बार ट्रेंड करता है, तो इसको धैर्य के साथ इसको अपने दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, इसको आप अपने दिमाग में रिवाइज कर लीजिए। तो जो रथ मेला होता है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिला में, तो मथुरा जिला में। और इस मथुरा जिले के कहाँ पे, तो वृंदावन में। कब किया जाता है, चैत्र माह में किया जाता है। और यह किस देवता ईश्वर के नाम समर्पित है, तो यह ईश्वर भगवान रंगनाथ के सम्मान में आयोजित किया जाता है। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएगा कि रथ मेला कहाँ आयोजित होता है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है, मथुरा के जिले के वृंदावन में। कब किया जाता है, चैत्र माह में। किसके लिए यह मेला समर्पित है, तो भगवान रंगनाथ के लिए समर्पित है। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए गौचारण मेला। अब गौचारण मेला क्या होता है, तो यह ब्रिज क्षेत्र के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। ये कब किया जाता है, तो कार्तिक माह में किया जाता है। किस दिन किया जाता है, अष्टमी तिथि को। कहाँ पे होता है, मथुरा में किया जाता है। और इसे गोपाष्टमी के नाम से भी वहाँ पे जाया जाता है। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है, गोपाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मेले में गाय की पूजा की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए कि गाय की पूजा किस मेले में की जाती है, तो गौचारण मेला में। याद रखिएगा, आप यदि बोला जाएगा कि गोपाष्टमी किस मेले को कहा जाता है, तो गौचारण मेला। किस मेले में गाय की पूजा की जाती है, तो गौचारण मेला। ये दोनों पॉइंट आप याद करना।
अगर बात किया जाए भाई दूज या यम द्वितीय मेला, देखिए भाई दूज या यम द्वितीय मेला क्या होता है, तो इसका जो आयोजन होता है वह कार्तिक माह शुक्ल के पक्ष द्वितीय तिथि को किया जाता है। और यह किसके लिए किया जाता है, यह बहनों और भाइयों के बीच विश्वास, सम्मान और प्यार का त्यौहार माना जाता है। और यह रक्षाबंधन के 1 साल बाद और एक त्यौहार है जो भाई और बहन के बीच में बंधन को दर्शाता है, स्नेह को दर्शाता है, उनके बीच पारस्परिक संपर्क को दर्शाता है कि भाई और बहन एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलकर रहेंगे और विपत्ति में एक दूसरे का साथ देंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट मेले की बात। तो नौचंदी मेला बहुत फेमस है, भेरी भेरी IMP, इससे आपका क्वेश्चन मिलने ही वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। नौचंडी का मेला क्या होता है, होली के त्यौहार, यानी यदि बात किया जाए कि नौचंडी मेला कब होता है, तो यह होली त्यौहार के कुछ दिनों बाद कहाँ पे होता है, मेरठ में किया जाता है। और इस मेले के दौरान जो हिंदू लोग होते हैं, हिंदू भक्त होते हैं, वह नौचंडी देवी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं, नौचंडी देवी की। और यहाँ पे महान संत सैयद सलाह को श्रद्धांजलि देते हैं और यह सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। यदि वही बात किया जाए देवा शरीफ मेला, देखिए देवा शरीफ मेला क्या होता है, तो यह हर साल कार्तिक माह के दौरान उत्तर प्रदेश कि कहाँ पे मनाया जाता है, बाराबंकी मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, बाराबंकी। किसके लिए मनाया जाता है, महान सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं शाकुंभरी मेला का। फटाफट यहाँ पे सुपर फास्ट डिवीजन चल रहा है, रैपिड फायर चल रहा है, तो इसको हम फटाफट क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे शाकुंभरी मेला देखिए क्या है, यानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में साल में 2 बार नवरात्रि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। यानी जो उत्तर है प्रदेश है और जो सहारनपुर है, और सहारनपुर यूपी के कहाँ बसता है, तो यह यूपी के सबसे उत्तरी सिरे पर बसता है। किसके पास यह बसता है, तो यह आपका यूपी के सबसे ऊपरी पोर्शन में बसता है। और इसी में आपका क्या होता है, शाकुंभरी मेला का आयोजन किया जाता है। यदि हम बात करते हैं कुंभ मेला का, तो जो कुंभ मेला होता है यह 12 वर्षों के बाद 4 बार आयोजित किया जाता है। और यह 4 नदियों पर 4 तीर्थ स्थानों पर घूमने वाला अनुष्ठान मेला है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा नदी पर कहाँ पे होता है, हरिद्वार में। यदि शिप्रा नदी पर बात करेंगे तो यह उज्जैन में। यदि गोदावरी नदी पर बात करें तो नासिक में। यदि प्रयागराज में बात करें तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे किया जाता है। और इससे आपका क्वेश्चन ट्रेंड करने वाला है। यदि हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम की बात करें जो आपके यहाँ पे यूपी में जन्मे हैं, यदि हम बात करेंगे मंगल पांडे, जो स्वतंत्रता के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाएं, तो उसमें मंगल पांडे जी का जन्म कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ था। अशरफ उल्ला खां का कहाँ पे हुआ था, शाहजहांपुर में हुआ था। यदि बात किया जाए चंद्रशेखर आजाद का कहाँ हुआ था, भावरा में हुआ था। बख्त खान का कहाँ पे हुआ, बिजनौर में। प्रसाद बिस्मिल का कहाँ हुआ, शाहजहांपुर में। यदि रानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाए तो वाराणसी में। यदि जवाहरलाल नेहरू की बात किया जाए तो इलाहाबाद में। सरदार पटेल की बात किया जाए तो नाडियाड में। और गोपाल कृष्ण गोखले की बात किया जाए तो कोटलुक में। यदि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात किया जाए तो अकबरपुर में। बेगम हजरत महल की बात किया जाए तो फैजाबाद में। अब्दुल हदीम की बात किया जाए तो गाजीपुर में। अब्दुल कलाम आज़ाद की बात किया जाए तो मक्का में। और पुरुषोत्तम दास टंडन की बात यहाँ पर किया जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। मुख्तार अहमद अंसारी का जो जन्म हुआ था यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में हुआ था। नीतू पांडे का जन्म कहाँ हुआ, बैला में हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। रफ़ी अहमद किरदाई का जन्म कहाँ हुआ, तो बाराबंकी में हुआ। लाला लाजपत राय का कहाँ हुआ, डुडिके में हुआ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ, महू में हुआ। और राजा महेंद्र प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, हाथरस में हुआ। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ, गाजीपुर में हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सुपर फास्ट रैपिड फायर में बहुत ही सही तरीके से कुछ ऐसे कंटेंट को कवर किए हैं जो आपका इस साल बोर्ड एग्जाम या यूँ कहिए जितने भी आप सर्विस के एग्जाम देने वाले हैं यूपी में, सब में यह ट्रेंड करने वाला है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया, और ईमानदारी से यदि पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो भी कमी हो गया एक बार हाथ जोड़कर हम विनती करते हैं कि एक बार कमेंट करके जवाब दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें और जितने भी टॉपिक छूटे हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। धन्यवाद।